स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर जिसमें कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल हम देखेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान है। क्वेश्चंस जो ही आप इस पे देखोगे, वंस आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप क्वेश्चन चुटकी भर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान है। सिर्फ ध्यान रखना है कि हम इसके अंदर जो कंसेप्ट्स यूज कर रहे हैं उनको पहले समझ लीजिएगा कि हम कंसेप्ट में क्या पढ़ रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। तो हमारा टॉपिक रहेगा पहले आज कॉन्ग्रुएंसी एंड उसके बाद हम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है, सिमिलैरिटी होती क्या है। और चूंकि हमारे पास लीस्ट जो नंबर ऑफ साइड्स कंटेन करता है पॉलीगन, दैट इज नोन एज द ट्रायंगल। ट्रायंगल आइसाइक पॉलीगन है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स यूज होते हैं, दैट इज 3। ओके, तो इसी ट्रायंगल पे हमें देखना है कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, सिमिलैरिटी क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार टॉपिक है। सबसे पहले अगर हम कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन देखें, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किनको कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स उनको कहेंगे जो एग्जैक्टली ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज के होंगे। जैसे मेरे पास कोई भी फिगर है, अगर वो फिगर एग्जैक्टली सेम होंगे, शेप के लिहाज से भी और साइज के लिहाज से भी। जैसे मैं एक सर्कल लेता हूं जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और दूसरा भी सर्कल लेता हूं जिसकी भी रेडियस सेम रेडियस है जिसमें जो हमने पहला लिया, ठीक है। तो इन दो सर्कल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना तो शेप में है। शेप क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों सर्कल्स है। और दोनों का साइज सेम है, क्योंकि रेडियस सेम हुई तो सर्कल का साइज भी सेम हुआ। तो हम कह सकते हैं वो दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलैरिटी की जो कंडीशंस है वो अलग है। पहले हम कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन समझते हैं। तो मैंने बोला कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना चाहिए? सेम शेप और सेम साइज, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मेरे पास ये एक सर्कल है बेटा, दूसरा ये सर्कल है, इसमें मान लीजिए रेडियस 3 है, इसमें भी रेडियस 3 है। अब मैं कहूंगा क्या ये दो फिगर्स दोनों सेम शेप और दोनों सेम साइज के हैं? ऑब्वियसली बेटा, दोनों सर्कल्स हैं तो सेम शेप और दोनों का साइज सेम है, क्योंकि इसकी भी रेडियस 3, इसकी भी रेडियस 3। इसका मतलब कि दो फिगर्स, दो सर्कल्स जो यहां पर है वो कॉन्ग्रुएंट है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर मेरे पास मान लीजिए ये 3 नहीं था, ये 4 था, क्या तब भी ये कॉन्ग्रुएंट थे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे कॉन्ग्रुएंट में क्या चाहिए? दोनों चीजें सेम चाहिए, सेम शेप एज वेल एज सेम साइज। तो ये दोनों तब कॉन्ग्रुएंट नहीं है जब इनकी रेडियस मुख्तलिफ हो। आई होप डेफिनेशन आप कॉन्ग्रुएंसी की समझ रहे होंगे। सिंपली अल्फाजों में याद रखिए, उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं जिनकी शेप एज वेल एज साइज सेम होगा। समझ लीजिएगा, सबसे पहले हम ट्रायंगल्स की बात करें, क्योंकि टॉपिक हमारा है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो आप लोगों के इससे पहले जो वीडियो था उसमें हमने डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ी कि डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल होती क्या है। तो मैं डायरेक्टली मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। ध्यान से समझ लीजिएगा, इस ट्रायंगल में भी 3 साइड्स हैं, इस ट्रायंगल में भी 3 साइड्स है, साथ साथ इस ट्रायंगल में भी 3 एंगल्स है और इस ट्रायंगल में भी 3 एंगल्स है, जिनके मैं नाम बता सकता हूं। एंगल A है यहां पर, दूसरा है एंगल B और तीसरा मैंने नाम रखा यहां पर एंगल C। इसमें भी हमारे पास एंगल D है और इसमें एंगल E है और साथ साथ यहां पर एंगल F है। ये दो ट्रायंगल्स है बेटा। कब मैं कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल जो और ये ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है? ध्यान से समझ लीजिएगा, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये है। ऊपर सिमिलैरिटी का सिंबल होता है, नीचे इक्वालिटी साइन। जब हम इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल आएगा। मैं कब लिखूंगा कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है? ध्यान से सुनिएगा, मैं कंडीशन समझा रहा हूं, ये चीज समझ आई ना तो क्वेश्चन इसका बिल्कुल आसान है। ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं कहूंगा ये ट्रायंगल ABC जो मेरे पास है, इसको मैं कहूंगा ये बेटा कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ? DEF के साथ। ये ट्रायंगल इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है।
इफ एंड ओनली इफ कब बेटा कॉन्ग्रेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर इस ट्रायंगल के तीन साइड्स इस वाले ट्रायंगल के तीन साइड्स को बराबर होंगे, साथ साथ इस वाले ट्रायंगल के तीन एंगल्स उस वाले ट्रायंगल के तीन एंगल्स के साथ बराबर होंगे, तब ये सेम साइज के रहेंगे और सेम शेप के हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं जब इनमें सेम शेप, तो वो तो है, सेम साइज होगा, तब मैं कहूंगा कि ये दो ट्रायंगल्स बच्चा क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यानी कंडीशन में सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, किस बेस पे कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। यानी अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए बी मेरे पास इस डीई के बराबर है, यहां से बी सी जो है इस ई एफ के बराबर है, साथ साथ ये ए सी जो है बच्चा ये डी एफ को बराबर है, ठीक। और इस कंडीशन में साथ साथ ये भी गिवन है, मान लीजिए एंगल ए और एंगल डी आपस में बराबर है, एंगल बी और एंगल ई आपस में बराबर है, एंगल सी और एंगल एफ आपस में बराबर है। यानी कंडीशंस में जब ये चीजें बराबर होंगे, इस ट्रायंगल के तीन एंगल्स तीन साइड्स उस ट्रायंगल के तीन एंगल्स और तीन साइड्स के बराबर होंगे, सिर्फ तब ही तब मैं कह सकता हूं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। यानी कंडीशन में मुझे क्या होना चाहिए, ए बराबर होना चाहिए एंगल डी को, ध्यान से सुनिएगा, और साथ साथ एंगल बी जो है ये बराबर होना चाहिए एंगल ई को, और एंगल सी जो है ये बराबर होना चाहिए एंगल एफ को, ठीक है। और इतना ही नहीं, आप सिर्फ एंगल्स के बेस पे कह सकते हो, नो बेटा, हमें साथ साथ ये भी चाहिए कि अगर मान लीजिए ए बी बराबर है डी ई को, साथ साथ बी सी जो है ये बराबर है ई एफ को, साथ साथ ए सी बराबर है मान लीजिए ये डी एफ को है। आपके साइड्स डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट इन द सेंस यानी ए बी इस डी एफ को भी बराबर हो सकता है। मसला यह है कि तीन साइड्स के बराबर होना चाहिए, क्लियर। मान लीजिए इस कंडीशन में इन दो ट्रायंगल्स में ये कंडीशंस गिवन है, आपके पास ये कंडीशंस है, और अगर ये कंडीशंस है तो क्लियरली मैं बता सकता हूं ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ना हर लिहाज में सेम है। कॉन्ग्रेंसी का मतलब है आइडेंटिटी, आइडेंटिकल, समझ आ रहा है कि नहीं। ये इसके साथ कॉन्ग्रेंट में है तभी तब, सिर्फ तभी तब जब ये तीन एंगल्स आपस में बराबर और ये साइड्स आपस में बराबर, ध्यान से समझ लेगा। सिर्फ इन कंडीशंस पे मैं कह सकता हूं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। लेकिन बच्चा आप मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में आएगा तो वहां पर ये 6 के 6 कंडीशंस देना एक मामूली बात नहीं है। वहां पर ये 6 के 6 कंडीशंस नहीं दी गई होगी जिस बेस पे आप कह सकते हो कि ये कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। वहां पर कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिसके बेस पे हम कह सकते हैं वेदर द गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। तो वो कंडीशंस क्या है, उनको हम कहते हैं क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रेंसी या मेथड्स ऑफ कॉन्ग्रेंसी। वो हम इसके बाद देखेंगे, फिलहाल हम इसके रिलेटेड कुछ और चीजें देखेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं कहूंगा ये ट्रायंगल इसके बराबर इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रेंट होगा, आइडेंटिकल होगा, सेम होगा जब ये इस ट्रायंगल के कोई भी तीन एंगल्स उस ट्रायंगल के किसी भी तीन एंगल्स के बराबर और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होने चाहिए। वर्ड आया कॉरस्पॉन्डेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चा, कॉरस्पॉन्डिंग। व्हाट कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड मीन, समझ लीजिएगा। जिसको ये समझ आए ना, मान लीजिए आपको कॉन्ग्रेंसी का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला ये एंगल और ए एंगल मान लीजिए डी बराबर है, साथ साथ बी एंगल ई को बराबर है, तब ये वाला साइड जो है ना बेटा ये इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। अगर ये सी ई के बराबर है तब मैं कह सकता हूं ये और ये साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तब ये और ये साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड है बच्चा। मतलब यहां पर अगर हम देखेंगे, मैं कहूंगा एंगल ए जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंगल है किसके साथ, डी के साथ। एंगल बी जो बच्चा है ना ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल ई के साथ।
एंगल सी जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल एफ के साथ। साथ साथ यहां पर ए बी जो बच्चा है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डीई के साथ, और बी सी जो है ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है ई एफ के साथ, और इसी तरीके से ए सी जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी एफ के साथ। यानी जो इक्वल साइड्स हैं वो मीन्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। वर्ड समझ लीजिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग है क्या बच्चा? जब ये एंगल आपस में बराबर है तो ये वाला साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग साइड बना, ठीक है। ये एंगल आपस में इन दोनों के साथ बराबर है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में कॉरस्पॉन्डिंग बना। समझ आ रहा है कि नहीं? ये कंडीशन समझा रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर जो ये सिंबल है ना बच्चा, इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डस। मतलब ये एंगल इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये एंगल इसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यानी ये जो कंडीशंस है ना मेरे पास जो इक्वल आपस में होंगे, जिसके बेस पे हम कह सकते हैं गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, उन कंडीशन को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स। यानी ये जो 6 कंडीशंस है ना बच्चा, इनको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ गिवन ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ गिवन ट्राइंगल्स। यानी जिनके बेस पे आप कह सकते हो मेरे गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, जिसके बेस पे मैं कहता हूं, उन्हीं को हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। और ये आपस में इक्वल होते हैं। और एक याद रखिएगा, सीपीसीटी ये होता है बेटा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। यानी जब भी आपके पास 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है ना वो हमेशा इक्वल होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, सीपीसीटी। नोट बना के रखिएगा बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कॉरस्पॉन्डिंग parts of congruent triangles. Beta, corresponding parts of congruent triangles are always equal, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये corresponding parts है। This is very much important. अब ये 6 के 6 कंडीशंस एक क्वेश्चन में देखना पॉसिबल नहीं है। उसी मुश्किलात को दूर करने के लिए कुछ रूल्स आए, कुछ कॉन्ग्रेंसी रूल्स आए कि अगर मेरे पास 2 पेयर ऑफ ट्राइंगल्स है, उनको हम कुछ रूल्स अप्लाई करके कैसे बता सकते हैं कि वो गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है कि नहीं। ध्यान से समझ लीजिएगा, टोटल मेरे पास 5 रूल्स है। उन 5 रूल्स के बेस पे मैं कह सकता हूं गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है कि नहीं है। वो रूल्स क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। वंस ये रूल्स क्लियर हुए, आपका कॉन्ग्रेंसी का चैप्टर ही खत्म होगा। तो रूल्स क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि मेरे पास टोटल 5 रूल्स है कॉन्ग्रेंसी के, यानी जिनके बेस पे मैं कह सकता हूं वेदर गिवन पेयर ऑफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट और नॉट। क्लियर? सो we have SSS congruency rule, ASA, SAS, AAS, RHS। बेटा इनको याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभार आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा which among them is not a congruency rule। तो कुछ ऑप्शंस दिए होंगे, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैं आपको बोलूं SSS, AAA, SAS और AAS, इनमें से बताइएगा कौन से कॉन्ग्रेंसी में रूल में नहीं है। डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। हमें पता है एसएसएस है, एएसए है, एसएएस है, लेकिन मेरे पास एएए कॉन्ग्रेंसी रूल बचा नहीं है। तो इनमें से डायरेक्टली हम क्वेश्चन वहां पर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा टोटल मेरे पास 5 कॉन्ग्रेंसी रूल्स है। वन इज एसएएस, सेकेंड वन इज एसएसएस, सेकेंड वन इज एसएएस, थर्ड वन इज ASA, फोर्थ वन इज AAS और फिफ्थ वन इज RHS। बेटा ये 5 रूल्स है मेरे पास,
इनको एक एक करके समझते हैं कि एक्चुअल में दो ट्रायंगल्स में इन रूल्स को कैसे अप्लाई करके हम बता सकते हैं वेदर द गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट और नॉट। क्लियर? लेट मेरे पास फर्स्ट रूल अगर हम ध्यान से देखेंगे दैट इज एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर? लेट मेरे पास एक ट्रायंगल है ऐसे, ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, इसका नाम मान लीजिए ए बी और सी है। दूसरा ऐसे मैंने ट्रायंगल डाला है, इसका कुछ भी नाम है, लेट डी ई एफ, और इसमें कंडीशन दी गई है, मान लीजिए ये ए बी और डी आपस में बराबर हैं, ये ए सी जो है ये डी एफ को बराबर है, और बी सी जो है मान लीजिए ये ई एफ को बराबर है। इतना दिया गया है, एंगल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। अगर हम जनरल रूल देखें तो क्या हम बता सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है? तो हमें पता है कि तीन साइड्स इसके और इसके तीन साइड्स बराबर है, लेकिन एंगल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जनरल मेथड से हम बता सकते हैं बेटा ये गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके साइड्स तो बराबर हैं, लेकिन एंगल्स दिखाई ही नहीं है। इट मीन्स कि जनरल प्रोसीजर से जिसका मेन मोटिव है कि सेम शेप और सेम साइज दोनों होना चाहिए, उस बेस पे मैं नहीं कह सकता हूं कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मगर रूल कहता है, रूल नंबर फर्स्ट, एस 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 रूल, कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स है, उनमें खाली आपके पास तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगे, यानी तीन साइड्स बराबर होंगे। जैसे इसमें ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर और ये वाला साइड इसके बराबर, यानी इस ट्रायंगल के तीन साइड्स इस ट्रायंगल के तीन साइड्स को बराबर हैं। इट मींस कि ये कह रहा है रूल नंबर फर्स्ट कि ये दो ट्रायंगल्स बेटा कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है बाय मींस ऑफ एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। यानी ये रूल यही कहता है कि अगर आपके दो ट्रायंगल्स में सिर्फ तीन साइड्स ही बराबर हुए तो हमें एंगल्स देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से बता सकते हैं गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रुएंट है। अब आपको मैं बताऊं क्या ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? अब बिल्कुल देखोगे, इसमें तीन साइड्स इसके बराबर, इसके तीन साइड्स बराबर, यस इट इज अ these triangles are congruent. Why? Because it follows SSS congruency rule. तो ये मैं कह सकता हूं। क्लियर? तो ये पहला रूल है SSS रूल। सेकेंड वन है मेरे पास एंगल साइड एंगल रूल। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल्स में, ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ये मेरे पास एक ट्रायंगल, ये मेरे पास दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में मान लीजिए ये है मेरे पास ए बी सी, इसका कुछ भी नाम रखिए, लेट डी ई एंड एफ। क्लियर? इन दो ट्रायंगल्स को मुझे मेरे पास गिवन है, मान लीजिए ये एंगल और एंगल ई मान लीजिए बराबर है, ठीक हो सकता है 30-30 कुछ भी, और मेरे पास एंगल बी जो है ये बराबर मान लीजिए एंगल एफ को, और साथ साथ ये भी दिया गया है कि मान लीजिए ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है। तब आपको बोला जाएगा क्या ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? तो गिवन कंडीशन के पेयर में मुझे क्या चाहिए? तीन साइड्स के बराबर, तीन एंगल्स के बराबर, लेकिन इसमें तो है ही नहीं। तो गिवन कंडीशन जो पूरी डेफिनेशन है कॉन्ग्रुएंसी की, उस बेस पे मैं कह सकता हूं कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन सेकंड रूल कहता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे, जैसे ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, यानी इस ट्रायंगल के दो एंगल्स इस ट्रायंगल के दो एंगल्स को बराबर, एंड उनका इंक्लूडेड साइड, ध्यान से सुनिएगा, एंड उसका इंक्लूडेड साइड यानी उनके बीच में जो पड़ता होगा, जैसे एंगल और उनका बीच वाला इंक्लूडेड साइड अगर बराबर होगा, यानी मेरे पास ए बी बराबर है ई एफ को, इट मींस एंगल साइड एंगल, यानी ए से मैं कह सकता हूं बच्चा बेटा ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय मींस ऑफ किस रूल? एंगल साइड एंगल रूल। लेकिन याद रखिए बच्चा, इनका इंक्लूडेड साइड, अगर मान लीजिए ये साइड बराबर नहीं था, आपके पास गिवन था ये साइड है इसके बराबर, क्या तब भी कॉन्ग्रुएंट था? नहीं बच्चा, तब कॉन्ग्रुएंट नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे इंक्लूडेड साइड यानी जो इन दो एंगल्स के बीच वाला साइड है वो बराबर होना चाहिए। यहां देखो, ये दो एंगल्स इन दो एंगल्स को बराबर, ठीक,
लेकिन यहां पर एक साइड है ये साइड के बराबर, इंक्लूडेड साइड इसके EF क्या है, समझ आ रहा है। तो ये इस कंडीशन पे कॉन्ग्रेंट नहीं है, लेकिन अगर ये बदले कि ये वाला साइड बराबर होगा तब ये कॉन्ग्रेंट था। तो आई होप कि ये भी क्लियर हुआ होगा कि एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल क्या कहता है। क्लियर। थर्ड रूल है मेरे पास सिंपली साइड एंगल साइड। जैसे मेरे पास थर्ड रूल है साइड एंगल साइड, इट मींस कि दो साइड्स, जैसे मेरे पास ऐसे ट्रायंगल है बच्चा, दूसरा ट्रायंगल ऐसे है, अगर मान लीजिए ये साइड और ये साइड बराबर है, साथ साथ ये साइड इसके बराबर है, और मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। देखो ये साइड और ये साइड बराबर, क्लियर, ये साइड और ये साइड बराबर, क्लियर, और इनका बीच वाला इंक्लूडेड एंगल बच्चा जो इन दो साइड से बन रहा होगा, अगर वो बराबर है तब मैं कह सकता हूं बिना देखे, बाकी कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। रूल कहता है कि अगर ये कंडीशन पॉसिबल है तो बेटा मेरे गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट है बच्चा। तो ये कॉन्ग्रेंट है। अगर मुझे अब ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के साथ नहीं, इस वाले एंगल के साथ बराबर है, क्या तब भी हमारे पास कॉन्ग्रेंट था? नहीं बेटा, यहां पर मेरे पास इंक्लूडेड एंगल तो है, यहां पर आउटसाइड वाला एंगल है, इंक्लूडेड नहीं, तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंट कब है? जब इनका इंक्लूडेड यानी इनके इन साइड्स का बीच वाला एंगल जो है बच्चा बराबर होगा, तब ये कॉन्ग्रेंट है। अब ये कॉन्ग्रेंट है, समझ आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद चौथा रूल है एंगल एंगल साइड। जैसे मेरे पास कोई भी एक एग्जाम्पल में ले रहा हूं बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास चौथा है एंगल एंगल साइड। जैसे ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स है, क्लियर, ये मेरे पास एंगल मान लीजिए ये इसके बराबर, इस वाले में मान लीजिए ये इसके बराबर, दो एंगल्स बराबर है, और उनका बीच वाला नहीं बेटा, उनका साइड वाला एंगल। जैसे मैं इस कंडीशन में समझ लीजिएगा बच्चा, अगर मान लीजिए ये साइड और ये साइड बराबर है, देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दो एंगल्स और साइड, और साथ साथ ये भी देखो, ये दो कंडीशन तकरीबन सिमिलर ही है, सिमिलर नहीं है बट टू सम एक्सटेंट। देखो यहां पर इंक्लूडेड साइड है, यहां पर साइड वाला साइड, दो एंगल्स और साइड, दो एंगल्स और साइड, ठीक है। अब जरूरी नहीं ये वाला साइड, ये भी हो सकता है इसके साथ, ये भी हो सकता है सॉरी इसके साथ, ठीक है। तो उस टाइम भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। तो अगर ये कंडीशन कभी आई एंगल एंगल साइड, तब बाकी देखने की जरूरत नहीं है, मैं कह सकता हूं गिवन पेयर ऑफ ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर? ओके। नाउ लास्ट में मेरे पास है, कभी कभार मेरा ट्रायंगल जो है ना राइट एंगुलर ट्रायंगल भी हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, राइट एंगुलर ट्रायंगल, क्योंकि मेरे पास कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। अब अगर मेरे पास राइट एंगुलर ट्रायंगल है, यानी वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे कोई एंगल है, ऐसे मेरे पास एक ट्रायंगल है बच्चा, दूसरा मेरे पास ऐसे ट्रायंगल है, क्लियर। लेट इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है डी ई और एफ, क्लियर। मान लीजिए ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है कि नहीं, तभी ये राइट एंगुलर ट्रायंगल है। अब देखो राइट एंगुलर ट्रायंगल में क्या कंडीशन है, RHS राइट एंगल, हाइपोटेन्यूअस एंड कोई भी साइड। यानी अगर आपके पास दो राइट ट्रायंगल है, सारी चीजें, सारी एंगल, सारे साइड्स बराबर देखने की जरूरत नहीं, बल्कि आपके पास अगर राइट एंगल होगा, यानी ये 90 ऑब्वियसली राइट एंगल्स तो बराबर ही है। सेकंड वन हाइपोटेन्यूअस, यानी राइट एंगल का अपोजिट वाला साइड जो होता है दैट इज हाइपोटेन्यूअस। और अगर मान लीजिए ये साइड और ये साइड बराबर है, ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी हाइपोटेन्यूअस हाइपोटेन्यूअस को बराबर होगा। पहले राइट एंगल और राइट एंगल यानी 90 होंगे, उनका अपोजिट साइड भी बराबर होगा, और इन दो में से कोई भी, जैसे मान लीजिए ए बी बराबर ई एफ को, तो साइड बी हुआ, या ए बी बराबर डी ई को, या मान लीजिए ये बराबर इसको, या ये बराबर इसको, या ये बराबर इसको,
कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, तब मैं कह सकता हूं कि दो ट्रायंगल्स बच्चा RHS के जरिए कॉन्ग्रेंट है। यानी दो साइड्स यहां पर RHS राइट एंगल बराबर होना चाहिए, राइट एंगल को हाइपोटेन्यूज बराबर होना चाहिए दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज को, और कोई एक साइड दूसरे साइड को बराबर होना चाहिए, तब मैं कह सकता हूं कि दो राइट ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है। बाकी 6 के 6 कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर 5 कॉन्ग्रेंसी रूल्स। सो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी प्रॉब्लम रही तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर काम करवाऊंगा। और इसमें एक नोट मैंने आपको याद रखा है कि जब भी आपके पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे, उनके कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी बचे हुए पार्ट्स जो इक्वल पार्ट्स होंगे वो हमेशा इक्वल होते हैं। CPCT कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल। वो मतलब क्या है, थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा। जैसे मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं कॉन्ग्रेंट, और वो किसी भी क्राइटेरिया से मैंने कॉन्ग्रेंट करे। जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल ऐसे है और दूसरा ट्रायंगल मेरे पास ऐसे है। लेट इसका नाम है ABC और इसका नाम है DEF। क्लियर? अब ये दो ट्रायंगल्स मान लीजिए मेरे पास किसी भी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हुए। जैसे मेरे पास ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला साइड इसके बराबर, और ये वाला एंगल जो है इसके बराबर। अगर मैं इसको देखूं एंगल साइड एंगल के जरिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हुए बच्चा? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हुए कि नहीं? बाय मीन्स ऑफ SAS रूल। तो SAS रूल से मुझे अब पता चला कि ये वाला ट्रायंगल जो बच्चा है इस वाले ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रेंट है, और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तब CPCT क्या कहती है? CPCT कहती है कि जो भी मेरे पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होंगे उनके कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेकिन कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, मतलब ये और ये एंगल बराबर, ये और ये एंगल बराबर। इसका मतलब बचा हुआ ये एंगल है, तो इसका मतलब ये तीसरा एंगल जो है ना ये इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ब्रैकेट में लिखूंगा, क्यों बेटा? क्योंकि CPCT कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है उनके कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। साथ साथ देखो, अब ये साइड जो है, देखो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो इनका बचा हुआ साइड कौन सा है? ये। तो मैं कह सकता हूं ये और ये, तो मैं साथ साथ ये भी लिख सकता हूं बेटा AB इज इक्वल टू DE, और रीजन में क्या दूं? CPCT कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इसी तरीके से बेटा ये वाला साइड और ये वाला साइड में लिख सकता हूं बराबर है। मैं लिख सकता हूं AC इज इक्वल टू DF। बेटा रीजन लिखूंगा CPCT, क्योंकि ये बेटा कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स हैं तो इनके कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल। समझ आ रहा है कि नहीं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है CPCT। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब हमने कॉन्ग्रेंसी और इसकी जो हमारे पास रूल्स या मेथड्स हैं कॉन्ग्रेंसी के वो खत्म करें। कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो कॉन्ग्रेंसी में हमें पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा बच्चा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, दिस इज बी ए ट्रायंगल, एंड दूसरा ट्रायंगल है कॉन्ग्रेंट विथ PQR। लेट ये मेरे पास दो ट्रायंगल्स है बच्चा, और ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रेंट है। इट मीन्स कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल होंगे, बिकॉज हमने पढ़ा है कि जब भी मेरे पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं बच्चा तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। क्लियर? यहां पर मेरे पास ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या है? दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। इट मीन्स कि यहां पर जो साइड्स होंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बच्चा याद रखिए वो भी इक्वल होंगे। यानी अगर यहां पर हम देखेंगे इसका मतलब A जो है कॉरस्पॉन्डिंग है किसके साथ? P के साथ। A P के साथ, यानी एंगल A जो है वो एंगल P के साथ बराबर होगा, एंगल B जो है Q के साथ बराबर होगा बच्चा, एंगल C जो है एंगल R के साथ बराबर होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, कॉरस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंट है। A कॉरस्पॉन्डेंस टू P, B कॉरस्पॉन्ड्स टू किसके साथ? Q, और इसी तरीके से C जो है रिलेट है किसके साथ? R के साथ। बेटा ये सारे एंगल्स हैं, इसका मतलब एंगल A जो है एंगल P को बराबर होगा।
यानी अगर मेरे पास ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इट मींस कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के साथ करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी बराबर है। हम यह नहीं लिख सकते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर, तब मैं ये नहीं लिख सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर। नहीं, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना है बच्चा, यानी हमें लिखना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इज इट क्लियर? यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा। और इसी तरीके से अगर हम साइड्स की बात करेंगे, साइड्स में क्या चीज यहां पर अप्लाई हो रही है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहां पर ए बी वाला साइड जो है ना पी क्यू के साथ कॉरस्पॉन्डेंस होगा, यानी बीसी वाला साइड जो है ना क्यू आर के साथ कॉरस्पॉन्डेंस होगा। एसी जो है मेरे पास यहां पर ये पी आर के साथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगा, यानी इसके साथ ए बी जो है वो बराबर पी क्यू को होगा, यानी बीसी जो मेरे पास है वो बराबर क्यू आर को होगा, यानी एसी मेरे पास जो है वो पी आर को बराबर होगा। इट मींस कि ये 6 कंडीशन जो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के लिए जरूरत है, उनमें कॉरस्पॉन्डेंस का देखना होना इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप यहां पर, अगर मेरे पास अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक समझाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये वाला ट्रायंगल जो बचा है इसके साथ कॉन्ग्रेंट में है, तब बताइए इस एंगल ई के साथ कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा, एंगल डी किसके साथ कॉरस्पॉन्डेंस है? बी के साथ। एंगल ई किसके साथ है बेटा? सी के साथ। तो हम बोलेंगे एंगल ई को कॉरस्पॉन्डेंस जो है एंगल सी के साथ है, यानी मेरे पास यहां पर एंगल ई जो है एंगल सी के साथ बराबर है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अगर ये ट्रायंगल इसके साथ बराबर है तो बताइए किस साइड को किसके साथ जो है इक्वल कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वो एज पर कॉरस्पॉन्डेंस होती है बच्चा, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको बोला जाएगा यहां पर डीई किसके बराबर होगा, तो डायरेक्टली कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से हम बोलेंगे वो बीसी को बराबर होगा। इसी तरीके से अगर मैं बताऊं, जरा बताइए ई अब किसके बराबर होगा, तो आप डायरेक्टली यहां पर देखोगे, बोलोगे सर वो सी ए के साथ बराबर होगा। इसी तरीके से अगर आप डीएफ की बात करूं तो बेटा वो बराबर बी ए के साथ होगा। सो दीज आर सम कंडीशंस व्हिच वी हैव टू कंसिडर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज कंडीशंस बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, ये और ये कॉन्ग्रेंट हुआ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। तो मैंने एक पॉइंट आपको बोला था, दैट इज सीपीसीटी। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। आई होप कॉन्ग्रुएंसी का जो ये पिटारा है, कॉन्ग्रुएंसी का जो ये टॉपिक है आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव ऑन टू सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत ही वास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉन्ग्रुएंसी पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं, अगर पूछेंगे तो सीपीसीटी पे जरूर पूछेगा। ठीक है? नाउ सिमिलैरिटी पे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, बड़ा है और इससे डील करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है?